इंटरमिनेबल के 10वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि व्हाइट हाउस में सीन खुनियाई का इंतजार कर रहा था और खुनियाई आने के बाद वो उनसे कहता है आप मेरी मदद कर सकते हैं खुनियाई। और खुनियाई उससे कहता है कि तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए, और वो उसके सामने एक पेन और पेपर रख देता है और आगे वो खुनियाई से कहता है कि आप मेरे लिए एक लेटर लिख सकते हैं। खुनियाई भी समझ जाता है कि वो लेटर किसके लिए है और वो उसके लिए लेटर लिख देता है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि रूडी उसके डांस क्लास के अंदर एंटर करने वाली थी, लेकिन तभी सोफी की नौकरानी उससे कहती है कि देखो उस लड़की को सिर्फ जरा भी अफसोस नहीं है। और सोफी भी रूडी को स्टूपिड बोल देती है, लेकिन तभी सीन को देखकर वहाँ पर रूडी चौंक जाती है। और सोफी की नौकरानी भी उससे कहती है कि सीन यहाँ पर आया है, लेकिन खुनियाई उसके साथ नहीं है। और सोफी भी उन दोनों की तरफ देखने लगती है और आगे रूडी सीन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या आए हो। और सीन उसकी तरफ देखकर हंसता रहता है, लेकिन तभी वो खुनियाई का लिखा हुआ लेटर उसे दे देता है। रूडी उससे कहती है कि आखिर ये लेटर तुम मुझे क्यों दे रहे हो, आखिर ये लेटर किसने लिखा है मेरे लिए। और सीन उससे कहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम इसे पढ़ोगी। और सोफी भी उसकी नौकरानी से कहती है कि तुम्हें पता चल ही गया होगा कि लेटर किसने लिखा है रूडी के लिए। और आगे हम देखते हैं कि क्योटा को सोफी के सामने डांस सिखाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ सोफी की नौकरानी वो लेटर ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो रूडी को दिया गया था। और उस लेटर को लेकर वो नौकरानी सोफी के पास आ जाती है, लेकिन तभी उस लेटर पर किसी का भी नाम नहीं था, जिसको देखकर सोफी चौंक जाती है। लेकिन तभी आगे वो अपनी नौकरानी से कहती है कि मैंने ये हैंड राइटिंग पहले भी देखी है और मुझे पता है किसकी है। और वो रूडी की तरफ गुस्से से देखती है। और आगे हम देखते हैं कि सीन भी काफी ज्यादा खुश था कि उसने उसका लव लेटर रूडी को दे दिया था, जिसको लेकर खुनियाई भी उसे ताना मारता है। लेकिन खुनियाई आगे उससे कहता है कि तुमने बताया कि लेटर तुमने लिखा है उसके लिए। सीन मना कर देता है। खुनियाई भी उससे कहता है कि फिर उसे पता कैसे चलेगा कि लेटर तुमने लिखा है उसके लिए, मैंने उस लेटर पर तुम्हारा नाम भी नहीं लिखा था। और सीन भी खुनियाई से ये कहता है कि मैं अनपढ़ हूँ, इसकी वजह से मैं अपना नाम नहीं लिख सकता, मैं आपको कैसे लिखने दूंगा। लेकिन तभी आके खुनियाई को सीन कहता है कि उसे पता चल ही जाएगा कि लेटर मैंने लिखा है उसके लिए। खुनियाई भी सीन की तरफ देखता है और सीन भी हंसता रहता है। और आगे हम देखते हैं कि क्योटा और उसके दोस्तों की प्रैक्टिस खत्म हो गई थी और उसके गुरुजी भी उसे कहते हैं कि कल तुम्हारा काफी ज्यादा बड़ा दिन है, इसके लिए सभी तुम लोग अपने चैम्बर्स में जाके आराम करो। और सभी लोग गुरुजी को ग्रीट भी करते हैं, लेकिन तभी उनके गुरुजी उनसे भी कहते हैं कि बाहर मत घूमना। और ये सुनने के बाद क्योटा भी उसके दोस्त की तरफ देखता है, उसी के बारे में सोच रहा था कि कैसे उसने क्योटा के साथ बातचीत की थी खुनियाई के बारे में। लेकिन क्योटा ने उसे मना कर दिया था कि उसे खुनियाई के लिए फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि वो एक आदमी है। और उसके दोस्त ने भी उसे यही कहा था कि मैंने भी इसके बारे में सोचा था। और आगे क्योटा भी उससे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता अगर तुम मेरी बातों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम जब से छोटे हो मैं तब से तुम्हें जानता हूँ, मुझसे झूठ मत बोलो, बस तुम्हारी आंखों में देखकर बता सकता हो कि तुम क्या सोच रहे हो। क्योटा भी उसके दोस्त से ये कहता है कि तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन मुझ पे एक एहसान करो, खुनियाई के बारे में कुछ भी गलत मत बोलना। लेकिन तभी उसका दोस्त भी उसे गुस्से से ताना मारते हुए कहता है क्या तुमने इसके बारे में सोचा है कि तुम्हारा जो प्यार है खुनियाई के साथ वो कभी भी सच नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ इस वजह से नहीं क्योंकि तुम दोनों ही आदमी हो, लेकिन वो तुम्हारे स्टेटस का ही नहीं है, तुम भी उसे सूट नहीं करोगे। आगे उसके दोस्त उसको काफी ज्यादा खुनियाई के बारे में बोलने लगता है कि वो उसे तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और पूरी तरीके से तुम्हारा इस्तेमाल करने के बाद वो तुम्हें छोड़ देगा और किसी और से शादी कर लेगा। मैं तुम्हें सब तुम्हारी भलाई के लिए बता रहा हूँ, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए संभल जाओ क्योटा, अभी भी देर नहीं हुई है। और उसकी बातें सुनने के बाद क्योटा उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वहां से चला जाता है गुस्से में। उसका दोस्त भी उसे पुकारता रहता है, इसी के बारे में उसका दोस्त सोचे जा रहा था और क्योटा भी उसी की तरफ देख रहा था। और आगे हम देखते हैं कि उनकी क्लास खत्म होने के बाद रूडी उन दोनों से कहते हैं कि चलो एक साथ घर चलते हैं। लेकिन तभी क्योटा उसे कहता है कि तुम और कान आगे चली जाओ, मुझे वहाँ के लिए कुछ दवाइयाँ खरीदनी है। उसका दोस्त भी रूडी से कहता है कि मुझे भी कुछ काम है, तुम आगे बढ़ो रूडी। और वह दोनों ही रूडी को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी सोफी और उसकी नौकरानी भी रूडी को देखे जा रहे थे अंदर से। लेकिन तभी सोफी उसकी नौकरानी से कहती है कि हमें इस लड़की के साथ कुछ करना ही पड़ेगा। और आगे हम देखते हैं कि क्योटा उसके घर में पहुंचता है, लेकिन तभी उसके सामने खुनियाई आ जाता है। क्योटा उससे कहता है कि खुनियाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और खुनियाई उससे कहता है कि कल तुम्हारा काफी ज्यादा बड़ा दिन है, इसलिए मैं तुम्हें ग्रीट करने आया हूँ। और क्योटा भी उसे थैंक यू बोलता है। लेकिन तभी खुनियाई को देखने के बाद क्योटा को उसकी दोस्त की याद आती है, जो उसने कहा था उसको कि वो उसे सिर्फ टॉय की तरह यूज कर रहा है और वो जल्दी उसे छोड़ देगा और किसी औरत के साथ शादी कर लेगा। और वो उदास हो जाता है और खुनियाई भी उसे कहता है कि क्या हुआ क्योटा। लेकिन क्योटा मना कर देता है, लेकिन खुनियाई उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है कि नहीं तुम कुछ सोच रहे हो। लेकिन तभी खुनियाई उसे अपने करीब खींचता है और क्योटा उसे डांट देता है और उसे कहता है कि मेरी माँ देख लेगी। और खुनियाई उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे घर में चेक किया था, घर में कोई भी नहीं है। और आगे खुनियाई क्योटा से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो, क्योंकि मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारा डांस देखने के लिए नहीं आया सोफी के साथ। और आगे वो उससे कहता है कि मैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर काम कर रहा था। लेकिन तभी आगे खुनियाई उससे कहता है कि अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो प्लीज मुझे बताओ, ताकि मैं तुम्हारे
तुम्हारे दिल का बोझ कम कर पाऊँ। और आगे हम देखते हैं कि कोन्याई उससे आगे बढ़कर किस करने लगता है और क्योटा भी कोन्याई को किस करने लगता है। लेकिन तभी उन दोनों को किस करते हुए उसकी माँ देख लेती है और क्योटा को पुकारती है और वह दोनों ही चौंक जाते हैं और उसकी माँ भी रोने लगती है और रोते हुए वो उसके घर के अंदर चली जाती है और उसके पीछे क्योटा और कोन्याई भी अंदर आ जाते हैं। और कोन्याई भी क्योटा से कहता है कि मुझे तुम्हारी माँ को एक्सप्लेन करने दो, लेकिन क्योटा उसे डांट देता है और उसे कहता है कि तुम चले जाओ यहाँ से, मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन कोन्याई उसे रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन तभी उसकी माँ क्योटा को अंदर धक्का दे देती है और कोन्याई से कहती है कि मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ कोन्याई, प्लीज यहाँ से चले जाओ। और वो गुस्से से दरवाजा बंद कर देती है और कोन्याई भी वहां से चला जाता है और क्योटा भी रोता रहता है। और आगे हम देखते हैं कि रात में क्योटा उसकी माँ को समझाने की कोशिश करता है और आगे वो उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं गलत था, लेकिन हम प्यार के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं होता। और आगे वन से कहता है कि मैं उस इंसान से प्यार करता हूँ वैसे ही जैसे आप पापा से प्यार करती है। उसकी माँ भी उससे यही कहती है कि मुझे तुम दोनों के प्यार में कोई भी गलत नहीं लग रहा। और क्योटा भी उसकी माँ से कहता है कि फिर आप मुझसे गुस्सा क्यों है, लेकिन तभी उसकी माँ रोते हुए उससे कहती है कि तुम्हारा दिल दुखी का इसकी वजह से मैं गुस्सा हूँ। और आगे वन से कहती है कि वो दोनों ही अलग अलग क्लास के हैं, इसकी वजह से तुम एक नहीं हो सकते और तुम ही अकेले पड़ जाओगी क्योटा। लेकिन तभी क्योटा उसकी माँ से कहता है कि भले हम दोनों एक साथ ना रह पाए लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के लिए, मेरे लिए ये काफ़ी है। और आगे उसकी माँ भी रोते हुए उससे कहती है कि तुमने तुम्हारा मन बना लिया है, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती। क्योटा भी उसकी माँ की बातें सुनने के बाद रोने लगता है और उसकी माँ को थैंक यू बोलता है उसका और कोन्याई का रिश्ता एक्सेप्ट करने के लिए। और आगे वो दोनों ही इमोशनल होकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और आगे हम देखते हैं कि रूडी रात को कहीं पर जा रही थी, लेकिन तभी दो आदमी आकर उसे उठाकर लेकर जाते हैं। और अगली सुबह हम देखते हैं कि सोफी और क्योटा सभी लोग रूडी के लिए परेशान थे और उनकी गुरुजी भी कह रहे थे कि अभी तक वो यहाँ पर क्यों नहीं पहुंची। और क्योटा भी अपने गुरुजी से ही कहता है कि कल सुबह ही हम उसके घर गए थे और हमें पता चला कि वो सुबह ही जल्दी से घर से निकल गई थी। और सोफी भी क्योटा से कहती है कि फिर यहाँ पर क्यों नहीं आई अभी तक। क्योटा का दोस्त भी उसे कहता है कि हमने रूडी को ढूंढने के लिए अपने आदमी लगा दिया है। और उसके गुरुजी भी कहते हैं कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, वो इतनी ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकती है। लेकिन तभी सोफी अंकल से कहती है कि हमें जाना चाहिए, वक्त हो रहा है अभी। और सोफी की बात सुनने के बाद उसके गुरुजी भी उसे यही कहते हैं कि क्योटा और तुम्हारा दोस्त कान तुम दोनों ही एक साथ डांस करोगे। और क्योटा भी अपने गुरुजी से कहता है फिर रूडी का क्या होगा, लेकिन गुरुजी उससे कहती है कि मुझे कोई बात का फर्क नहीं पड़ता। और उनकी बात सुनने के बाद सोफी भी शर्मा जाती है खुशी से। और आगे हम देखते हैं कि क्योटा उसके दोस्तों के साथ रूडी को खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसका दोस्त वहां पर आ जाता है और उन सबसे कहता है कि मुझे पता है कि रूडी कहाँ पर है। और आगे उसका लेटर पढ़ने के बाद उसके गुरुजी भी उससे कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रूडी ने ऐसा कैसे किया। और सोफी भी लेटर पढ़ के उन सबसे कहती है हम यहाँ पर उसकी इतनी ज्यादा चिंता करे, लेकिन वो उसके लवर के साथ भाग गई है। और क्योटा भी ये बात जानकर शौक होता है कि रूडी का कोई लवर है। वो सबसे कहता है कि रूडी का कोई भी लवर नहीं है। लेकिन तभी क्योटा की बात को काटते हुए सोफी उसे कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता, मैंने देखा है कि उसे लेटर आते थे। लेकिन तभी आगे क्योटा उनसे कहता है कि रूडी ऐसा कभी नहीं कर सकती, जाने से पहले हमें गुड बाय तो बोलती। और आगे सोफी वैसे कहती है कि प्यार में ऐसा ही होता है और वैसे भी वो इस इंसान के साथ प्यार करती होगी जो उसके लायक नहीं है, इसकी वजह से वो उसके साथ भाग गई। लेकिन उन दोनों की बातें सुनकर क्योटा भी उनके ऊपर चिल्ला देता है और उससे कहता है कि मुझे तुम दोनों की बातों पर भरोसा नहीं है। और वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। और आगे उसका दोस्त भी उससे मनाने के लिए पीछे भागता है और उसे कहता है कि क्योटा तुम कहाँ जा रहे हो। और क्योटा उससे कहता है कि मैं उन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करता, मैं रूडी को खोजने के लिए जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि वह ऐसे भाग गई है। लेकिन तभी वहां पर कोन्याई और सीन आ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो। और उसका दोस्त कानून से कहता है कि रूडी उस नीलवर के साथ भाग गई है। ये सुनने के बाद सीन भी चौंक जाता है। और आगे हम देखते हैं कि कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर सब क्योटा को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। और होश में आने के बाद क्योटा भी रूडी रूडी बोलने लगता है और वो उसकी तरफ देखता रहता है। तभी रूडी उससे कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ, क्या हुआ, तुमने क्या देखा। और आगे क्योटा भी उसकी माँ से कहता है कि मैं ठीक हूँ माँ। और रूडी की भाई को भी ये पहचान कर अच्छा लगता है। आगे उसकी माँ भी उसे ये कहती है कि हमें माँ ने ये बताया कि अगर तुम पास्ट के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचोगे तो तुम पास्ट में ही अड़कोगे और प्रेजेंट पे आ नहीं पाओगे वापस। क्योटा भी उसकी माँ से ये कहता है कि मैं जानकर ही रहूंगा कि आखिर कोन्याई के और मेरी कहानी का अंत क्या हुआ था। आगे वो उसकी माँ से ये कहता है कि मुझे रोकने की कोशिश मत करिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। और वह वहां से चला जाता है। और रूडी भी उसकी माँ से कहती है कि मैं क्योटा से बातचीत करती हूँ। और आगे उसकी माँ भी इसके बारे में सोचती है कि कैसे माँ ने उन्हें कहा था कि सब कुछ डेस्टिनी के हिसाब से ही होगा और एक न एक दिन उसे सच्चाई के बारे में पता चल ही जाएगा। और आगे हम देखते हैं कि कोन्याई को ढूंढने के लिए क्योटा उसके कमरे के बाहर आकर नॉक करने लगता है उसके दरवाजे के ऊपर।
लेकिन खुनाई के कमरे से कोई भी आवाज नहीं आती और वो लॉक की तरफ भी देखता है। लेकिन तभी रोडी उसे पुकारती है। आगे हम देखते हैं कि रोडी क्योटा का मूड ठीक करने के लिए उसके एक आर्ट के एग्जीबिशन में उसको लेकर आती है और क्योटा भी उसे ये कह रहा था कि जब से वो चीज मेरे साथ हुई है मैंने खुनाई और सिन को भी नहीं देखा है। मुझे जानना है कि वो कैसा कर रहा है। लेकिन तभी रोडी उससे कहती है कि मुझे काम है तो मैं तो बस थोड़ी देर में आती हूँ, तुम यही रुको। और आगे हम देखते हैं कि वो जैसे एग्जीबिशन देख रहा था आगे, तभी वो एक इंसान को टकरा जाता है और उसे देखने के बाद वो चौंक जाता है क्योंकि वो लड़का बिल्कुल ही खुनाई की तरह ही दिख रहा था। और क्योटा भी उस लड़के को खुनाई पुकारता है और वो लड़का भी उसकी तरफ दिखता रहता है शौक होकर।